नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोनलता भरगोत्या फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत कर रही हूँ। और हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया था। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा था। एक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज इससे की पिछली वाली क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पढ़ना है हमने वो देखा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे एल्कीन्स में, हम पढ़ रहे थे ऑक्सीन्स में और हम पढ़ रहे थे साइक्लो एल्केन्स में। ठीक है बच्चों, साइक्लो एल्केन्स में। तो हमने जो फर्स्ट हमारा पॉइंट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, ये कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीन्स पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीन्स स्टार्ट करूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिटरमाइन करना चाहते हैं, अगर हम किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पता लगाना चाहते हैं, तो हमें दिखने से ऐसे पता नहीं लगता कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर सिस है या ट्रांस है। क्योंकि हमने जब हम एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है सिस और एक पार्ट होता है ट्रांस। तो हमें दिखने से पता नहीं लगता कि एल्कीन नॉर्मल सिस है या एल्कीन नॉर्मल ट्रांस है। तो इसके लिए डिटर्मिनेशन के लिए हमने दो मेथड्स में इसको डिवाइड किया है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक और हम क्लियर करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ एल्कीन्स। डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ या फिर हम कहें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। ठीक है बच्चों, हम कैसे पता लगाएं कि एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में। तो मैं एक रिवाइज करवा देती हूँ कि अपने पास अगर कोई एल्कीन है, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है और उसके सेम सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि अनसैचुरेशन के साथ जो ग्रुप्स हैं सेम कार्बन पे वो डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ ए बी ले लूँ और यहाँ पे ए सी ले लूँ, तो अगर सेम ग्रुप्स सेम साइड हैं तो उसको हम कहते हैं सिस फॉर्म। और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है ए ए और बी 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 सी, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो उसको हम कहेंगे ट्रांस। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है या ये ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्या ऐसी टेक्निक्स है जिससे हमें पता चल सके कि ये सिस है या ट्रांस फॉर्म है? इसके लिए हमने दो इनको भागों में बांटा है। हमने दो मेथड्स में इनको डिवाइड किया है। फर्स्ट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन है फिजिकल मेथड्स, इसमें है फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड्स और सेकंड मेथड्स है केमिकल मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट मेथड है डिटर्मिनेशन का फिजिकल मेथड और सेकंड मेथड है जो है डिटर्मिनेशन का वो है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड करते हैं। इसके लिए जैसे हमारे पास हो गया डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन या फिर मेल्टिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन या बॉइलिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन, फिजिकल मेथड में हम कुछ ये इन्वॉल्व करते हैं। और केमिकल मेथड्स में हम साइक्लाइजेशन ऑफ सिस या ट्रांस आइसोमर इंक्लूड करते हैं। साइक्लाइजेशन ऑफ सिस या ट्रांस आइसोमर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, साइक्लाइजेशन ऑफ सिस या
ट्रांस आइसोमर को इंक्लूड करेंगे। तो अब हम एक एक मेथड इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किए जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो है फिजिकल मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले हम डाइपोल मूवमेंट से मेल्टिंग पॉइंट या हम बॉइलिंग पॉइंट के डिटर्मिनेशन से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो आइसोमर है वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है। जैसे मैं सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन का। हमारे पास है सबसे पहले ये हमारा है सिस टू ब्यूटीन और एक तरफ मैं लेती हूँ ट्रांस टू ब्यूटीन। इस फॉर्म को कहते हैं सिस टू ब्यूटीन और इसको कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है बच्चों। अगर हम इनके सबसे पहले अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो देखिए, अगर हम इनके प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। पर अगर इस डायरेक्शन यहाँ पे हम देखें कि इसका प्लस आई इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका प्लस आई इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ तो देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है ये इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है क्योंकि ये लगभग ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन इसमें हमें एक नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हमें दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे। इस वजह से इसका जो सिस फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है रिस्पेक्टिवली जो हमारा ट्रांसफॉर्म है उससे। यानी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज नियरली इक्वल टू 0.33 डिबाई और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज नियरली टू 0 डिबाई। हमारा फर्स्ट जो इन्फ्रेंस है वो ये हो गया। अगर डाइपोल मोमेंट किसी का कम आए तो हम वो सोच सकते हैं कि वो हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सिस फॉर्म है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट नियरली ज़्यादा आता है और ट्रांस जो फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी हाई है और इसमें पोलैरिटी कम है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसकी सिमेट्री कंपैरेटिवली इसकी सिमेट्री से लोअर है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिस फॉर्म है उसका जनरली मोर बॉइलिंग पॉइंट रहता है और इसका मोर मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इस हम अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिन करें एक्सपेरिमेंटली तो भी जो है हम कुछ हद तक इनका इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि जो आइसोमर है वो ट्रांसफॉर्म में है या सिस फॉर्म में है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो फैक्टर है वो ये है, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले रही हूं कि हमारे पास हम एक इस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप्स चेंज है। CH3 डबल बॉन्ड ClH, CH3 CH ClH। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये है सिस फॉर्म और ये है हमारा ट्रांसफॉर्म। ये है हमारा सिस फॉर्म से अगर हम इसको नेमिंग करें तो इसको हम कह सकते हैं सिस 1 क्लोरीन है हमारे पास, 1 क्लोरो प्रोपीन और इसको कहेंगे ट्रांस
1 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, अब अगर हम इनका वेक्टर निकालने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में है। और अगर इसमें देखें तो इसका वेक्टर नेट रिजल्टेंट वेक्टर इधर है और इसका इधर का वेक्टर हम इस डायरेक्शन में देंगे, क्योंकि हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन इस साइड होगा और इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस साइड होगा और बाकी Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। तो जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर है इसका हमें कुछ 1.71 dB मिलता है और इसका नेट रिजल्टेंट वेक्टर 1.97 dB मिलता है। क्योंकि यहाँ पर टोटल वेक्टर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस साइड हो रहा है, इसमें इतना जो वेक्टर की क्वांटिटी है उतनी ऐड नहीं हो पा रही है जितना कि रिजल्टेंट वेक्टर इसमें ऐड हो पा रहा है। इस वजह से जो न्यू डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा इस तरह का मिलता है। तो जरूरी नहीं कि हमारा जो सिस फॉर्म है उसका डाइपोल मोमेंट ही हमेशा हमें ज्यादा मिले, हमें एग्जाम्पल से ही उसका वेक्टर सम को टोटल करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड जो हम ले रहे हैं वो है केमिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ सिस या ट्रांस आइसोमर की। इसमें हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ सिस या ट्रांस आइसोमर की। ठीक है, सिस या ट्रांस आइसोमर की। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूं मैलिक एसिड का। ये हमारा मैलिक एसिड है, हम एक सिस फॉर्म में लिखेंगे और एक ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सिस फॉर्म है और एक तरफ मैं इसको लिख रही हूं ट्रांसफॉर्म में। तो मैं दो फॉर्म्स लिख रही हूं इसका, सिस मैलिक एसिड और इसका मैं लिख रही हूं ट्रांस मैलिक एसिड। ठीक है, सिस मैलिक एसिड एंड ट्रांस मैलिक एसिड। तो हमें पता करना है कि कौन सा सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। जो सिस फॉर्म होगा, अगर हम इनको नियरली 300 नियरली अगर हम इसको इस फॉर्म को और इस फॉर्म को नियरली अगर हम दोनों को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें, अगर दोनों फॉर्म्स को हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो एक में जो है वाटर है वो रेडिली लूज कर ले देता है, क्योंकि वहाँ साइक्लाइजेशन का प्रोसेस रेडिली अवेलेबल हो सकता है या वो अंडरगो कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिस फॉर्म में जो है दोनों जो एसिड के जो OH मॉलिक्यूल्स हैं जो पास रहते हैं, इसलिए यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है एंड रेडिली अंडरगो साइक्लाइजेशन। लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है इसमें जो है साइक्लाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए हमें और एक्सट्रीम कंडीशन यानी हमें नियरली 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना पड़ेगा और हीट करने के बाद ये अपने आप को जो है सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सिस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसको लूज करेगा। तो हम इससे ये पता चल सकता है कि अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत हो रही है तो उससे जो फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म में है। अगर वो साइक्लाइजेशन इजीली अंडरगो कर रहा है तो वो सिस फॉर्म में है। तो इससे जो है हम एल्कीन्स का
इजीली सिस या ट्रांसफॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एल्कीन, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन है बच्चों, इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन में हमने सिस या ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इनके फिजिकल और केमिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर भी पढ़ लिए थे। अगर हमारे पास किसी भी एल्कीन में सेम ग्रुप है, ए एंड बी सी की कंडीशन है, तो हमारे लिए आसान है कि सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो सिस हम कहेंगे, और सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड को हम ट्रांस कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे एल्कीन्स हो जिसमें सभी ग्रुप्स अलग अलग हो, यानी हमारे पास ए बी सी डी की कंडीशन हो, तो इनके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी ग्रुप्स अलग अलग हैं, इनकी इस तरह के एल्कीन्स के लिए हम कौन सा नोमेनक्लेचर यूज करेंगे वो भी हमें डिस्कस करना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम EZ सिस्टम फॉलो करते हैं, ENZ सिस्टम फॉलो करते हैं। यहाँ पे E का मतलब होता है एंटीगिगिन, ये एक लैटिन वर्ड है एंटीगिगिन, और E का मतलब इसका एंटीगिगिन मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, एंटीगिगिन मतलब होता है ऑपोजिट। और Z का मतलब होता है लैटिन वर्ड Z का मतलब होता है जुजामेन, इसका मतलब होता है ऑन सेम साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे जो एल्कीन्स हैं जिसमें सारे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हों, तो उनके लिए हम ENZ आइसोमेरिज्म को जो है E या Z नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास CH3H Cl और Br, CH और Br, ठीक है। अब हम इसमें प्रेफरेंस किसको दें, 1 किसको दें एंड 2 किसको दें। तो हमें इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कैन इनगोल्ड प्रिलॉक्स रूल को फॉलो करना है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि इस रूल में जो हाई मॉलिक्यूलर वेट जो स्पीशीज है उसको जो है प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसके हिसाब से हम ऊपर वाले में प्रेफरेंस देंगे CH3 को 1 और 2, और इसमें हम देंगे Cl या Br में से हायर जो वो है मॉलिक्यूलर वेट वाला, यानी हम 1 इसको देंगे और 2 Cl को देंगे, ठीक है। अब अगर जो प्रेफरेंस वाले जो एटम्स है, यानी अगर 1 और 1 सेम साइड है, तो अगर सेम साइड वाले हैं तो हम उनको लिखेंगे Z, और ऑपोजिट वाले हैं तो उनको लिखेंगे Z। तो हम देख सकते हैं 1 और 1 ऑपोजिट है, 2 और 2 ऑपोजिट है, तो ये सिस्टम हो गया हमारा E सिस्टम, ये सिस्टम हो गया हमारा E सिस्टम। उसके बाद फिर से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेती हूं। जैसे मान लीजिए फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूं 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। मान लीजिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूं ये, इसमें हमारे पास BrFHCl, ठीक है। तो अभी डबल बॉन्ड के जो दोनों साइड है हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं और दोनों साइड को हमें प्रेफरेंस देना होगा। अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो नीचे
नीचे वाले जो कार्बन है उस पे हमें HNCl में Cl को मैं 1 दूंगी और H को मैं 2 दूंगी, क्योंकि कैन इनगोल्ड प्रीलॉक्स रूल के अकॉर्डिंग हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले को हम जनरली प्रायोरिटी देते हैं। F एंड Br में से वह 1 Br को दूंगी और 2 Cl को 2 F को दूंगी। तो हमारे 2 एंड 2 वाला जो सिस्टम है वो एक ही साइड है, 1 एंड 1 वाला सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया हमारा Z सिस्टम। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप E एंड Z नोमेनक्लेचर को फॉलो कर सकते हैं। और एल्कीन में अगर हमारे पास डबल बॉन्ड के अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं तो हम सिस या ट्रांस नोमेनक्लेचर फॉलो करने के बजाय हम EZ नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। आगे की क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीन्स भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।